Hello everyone, once again welcome to the class of basic or essential mathematics for JEE and NEET students. So dear students, in this video lecture I will cover the practice session of vectors. Vectors के ऊपर सारा conceptual पार्ट्स हमने कवर कर लिया हुआ है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर्स के प्रॉब्लम्स, राइट। इस सीक्वेंस में मैं आपको 2 या 3 वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिससे काफी सारे प्रॉब्लम्स हम वेक्टर्स के ऊपर लगा लेंगे ताकि हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये बॉय वांट्स टू होल्ड ए 50 kg बॉक्स। एक लड़का है जो 50 kg के बॉक्स को होल्ड करना चाहता है एट रेस्ट, यानी उसको रेस्ट पे रखना चाहता है। और वो बॉक्स रखा कहां हुआ है? वो बॉक्स रखा हुआ है स्नो कवर्ड हिल, यानी एक पहाड़ के ऊपर जो स्नो से कवर्ड है, मतलब फिसलन है, वहां पे फ्रिक्शन नहीं है। स्नो कवर्ड हिल कहने का मतलब है कि देयर विल बी नो फ्रिक्शन देयर। फ्रिक्शन यहां पे कंसीडर 0 किया जा रहा है। तो भाई 50, ये पहाड़ मान लिया हम लोग कंसीडर कर लिए कि भाई ये हमारा एक पहाड़ है, ये पहाड़ है पूरा का पूरा। क्या है? ये हमारा पहाड़ है, ये पहाड़ है, ये पहाड़। अब ये पहाड़ इंक्लाइंड है, कह रहा है कि स्नो कवर्ड हिल, द हिल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ पहाड़ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। यानी जो बॉक्स रखा हुआ है वो एक इंक्लाइंड सरफेस पे रखा हुआ है, जो इंक्लाइंड सरफेस 30 डिग्री का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है। दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। कह रहा है कि बच्चा जो है, बॉय जो है, कितना फोर्स लगाए कि जो हमारा बॉक्स जो है रेस्ट पे रहे। अब बॉक्स को रेस्ट पे, तो सबसे पहले सोचो ये बॉक्स जो है, बॉक्स के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा, क्या फोर्स लग रहा होगा? मास है इसका 50 kg। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। यहां पे कौन सा एक्सेलरेशन काम करेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो भैया 50 kg का हमारा मास का हमारे पास एक बॉक्स है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक फोर्स लग रहा होगा। वो फोर्स होगा 50 इंटू जी का, 50 इंटू जी का वर्टिकली डाउनवर्ड्स फोर्स लग रहा होगा, राइट। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है वो स्लिप किधर करेगा? इधर तो स्पेस है नहीं कि इधर स्लिप कर जाए। स्लिप किधर करने वाला है? पहाड़ के इंक्लाइन डायरेक्शन में। अब इंक्लाइन डायरेक्शन में इस वाले फोर्स का कंपोनेंट क्या होगा, अगर ये पता लग जाए तो हमारा काम हो जाएगा। हम बता देंगे कि बॉय को इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा उसे रेस्ट में रखने के लिए। और हमने आपको दुनिया के किसी भी वेक्टर्स को 2 कंपोनेंट में ब्रेक करना सिखाया था, याद करो। कहा था कि हमारे पास कोई भी वेक्टर है, अगर मान लो ये वेक्टर है, सपोज करो ये वेक्टर का नाम दे देते हैं वेक्टर ए। कहा गया कि इसको ब्रेक करो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। ये एंगल मान लो 30 डिग्री है। तो हमने क्या सिखाया था कि अगर ये वेक्टर ए है तो 30 डिग्री एंगल पे अगर ब्रेक करने के लिए कहा गया है तो 30 डिग्री पे एंगल के साइड में जो कंपोनेंट ब्रेक होगा वो एफ नहीं है, यहां पे ए है, ए कॉस 30 डिग्री होगा। और जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा? ए साइन 30 डिग्री होगा। याद आ रहा है ये बात? ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखना है। मैंने उस समय भी कहा था कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स के प्रॉब्लम लगाते समय हर जगह इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो यहां पे इस वाले फोर्स को अगर हम लोग इस डायरेक्शन में ब्रेक करना चाह रहे हैं तो हमें ये एंगल पता करना होगा। अगर ये एंगल पता हो जाए तो खटाक से बता देंगे। जरा सोचो, ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, इसका मतलब ये वाला जो चीज है हॉरिजॉन्टल के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। और ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ जो इंक्लाइंड सरफेस वो कितने का बना रहा है? 30 डिग्री का। इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया? एक ट्रायंगल का तीनों एंगल मिलाकर के 180 डिग्री। तो भैया ये 90, तो इन दोनों को मिला के क्या होना चाहिए? 90। ये 30 है, इसका मतलब ये 60 का होगा। अगर ये एंगल पता लग गया कि हमें 60 का है तो डेफिनेटली इस वाले फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा? 50 cos 60 डिग्री। यही सीखा हम लोगों ने कि एंगल वाले डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होता है? वेक्टर इनटू कॉस ऑफ द एंगल। तो भैया एफ cos 60 डिग्री इनटू जी, यही आपका फोर्स इधर लग रहा है। इसी फोर्स से ये बेचारा जो बॉक्स जो है वो स्लिप करेगा, किधर को? डाउनवर्ड्स।
अब ये स्लिप ना करे, ये रेस्ट पे रहे, इसके लिए इतना ही बड़ा फोर्स हमको इधर से लगाना पड़ेगा, बच्चों को इधर से फोर्स एक लगाना पड़ेगा ताकि ये इधर ढल रहा है, रोक के रखे। तो भैया कितना बड़ा फोर्स होगा, निकाल लो, कैलकुलेट कर लो। F cos 60 इंटू जी, यानी कह लो कि फोर्स रिक्वायर्ड बाय y इज इक्वल टू क्या है हमारा भाई, 50 cos 60 इंटू जी। जी की वैल्यू यूं तो 10 भी रख सकते हो, लेकिन यहां पे देखो ध्यान से, जो आने वाला है वो 10 से नहीं आने वाला, 9.8 रख लो, 9.8 रख लो। 50 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, याद करो, 1/2 इंटू 9.8। अब कटा दो, 2 से कटा दो, इससे कितना हो गया, 4 टू जो 8 9, 4.9। 4.9 में 50 से गुना करो, 9 5 45, हाथ में 4 5 20 और 4 24, 1 0 1 अंक के बाद 245 न्यूटन, यही आ रहा है आपका 245 न्यूटन। ऑप्शन कौन सा हमारे पास, 25 न्यूटन नहीं, 245 न्यूटन। यस, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, बात समझ में आई। अगर आपको अपने फोर्स को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक करना आता है तो ऐसे क्वेश्चंस को आप हवा में उड़ा दोगे। कम टू द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये एक वेक्टर है और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, बताओ, याद करो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या बताया था। यूनिट वेक्टर को अगर ए डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताना है तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप से, ए के ऊपर टोपी। ए कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो भाई यूनिट वेक्टर ऑफ ए निकालने का फॉर्मूला क्या था, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। यही कराया था, याद आ रहा है कुछ, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। यहां पे वेक्टर ए कितना है हमारा दिया हुआ है, 5i कैप माइनस 12j कैप डिवाइडेड बाय मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। निकलेगा कैसे, बड़ा आसान सा फॉर्मूला, याद करो, बताया था कि अगर हमारे पास 5 कोई भी ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप ऐसा कोई वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। याद आ रहा है, तो क्या करना है, ए इज वेक्टर ए बराबर क्या दिया हुआ है, 5i कैप माइनस 12j कैप, तो आई के साथ जो है उसका स्क्वायर कर दो, प्लस जे के साथ जो है उसका स्क्वायर कर दो, तो 5i कैप माइनस 12j कैप डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 5i कैप माइनस 12j कैप डिवाइडेड बाय 169 का रूट लोगे तो कितना आ जाएगा, 13। ऑप्शन कौन सा, देखो इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, कैसे लिख सकते हैं, 5i कैप माइनस 12j कैप अपॉन 13, यही तो है। इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। बात समझ में आ रही है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर आपने वेक्टर का प्रैक्टिस नहीं किया तो फिजिक्स के क्वेश्चंस नहीं लग पाएंगे। चलिए कम टू द नेक्स्ट, अगला तीसरा क्वेश्चन। ये सेशन लेने के पीछे, प्रैक्टिस सेशन देने के पीछे मकसद ही यही है कि आपका वेक्टर के ऊपर जो कैलकुलेटिव पार्ट है बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए और आप आराम से फिजिक्स लगा सको। चलो कम टू द नेक्स्ट, कह रहा है कि फोर्स ऑफ 6 kg, 6 kg का एक फोर्स एंड अनदर इज ऑफ 8 kg, 8 kg का एक दूसरा फोर्स अप्लाइड टुगेदर टू प्रोड्यूस इफेक्टिव सिंगल फोर्स। यानी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स लगा रहे हो, कितने कितने का, एक 8 kg का फोर्स लगा रहे हो और दूसरा 6 kg का फोर्स लगा रहे हो। कह रहा है कि ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट बताओ। बोला सर एंगल तो पता ही नहीं है, तो जरा सोचो, याद करो, हमने बताया था कि भाई दो फोर्स का रिजल्टेंट कैसे निकलता है, मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट, यही बताया था। याद आ रहा है कुछ, जरा सोचो भाई, जो दो फोर्स लग रहे हैं इस दोनों फोर्स के बीच में एंगल का क्या हो सकता है, जरा सोचो। cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा का ग्राफ याद आ रहा है कुछ, cos थीटा का यही ग्राफ होता था, यानी मैक्सिमम वैल्यू +1
और मिनिमम वैल्यू -1, है ना। +1 से लेकर के -1 तक। +1 किसके लिए? बोला सर जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तब +1, और थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? सोचो, यहां पे π/2, यहां पे 3π/2। तो भाई +1 से लेकर के -1 तक यही तक होने वाला है। तो अगर मैक्सिमम मान लो ये +1 हुआ तब क्या हो जाएगा? a² + b² + 2ab। अगर ये +1 हुआ तो a² + b² + 2ab, इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा? a + b का होल स्क्वायर, यानी a + b। एक ऑप्शन मैक्सिमम। और दूसरा, अगर ये माइनस हुआ, -1 हुआ यहां वाला केस में, तब क्या हो जाएगा? √a - b का होल स्क्वायर, यानी लोगे तो a - b। यानी हमारा जो रिजल्टेंट है वो a + b से, यानी जो दो फोर्स लगा रहे हो उसके एडिशन से, यानी पैरेलल आ रहा है दोनों एक ही डायरेक्शन में, वहां से लेकर के a - b तक हो सकता है। a + b से a - b तक। तो जरा सोचो, हमारे पास फोर्स कितना है? 6 kg का और 8 kg का। तो मैक्स टू मैक्स कितना हो जाएगा? 8 + 6। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी फोर्स की? 6 + 8, दैट मीन्स 14। और मिनिमम कितनी हो जाएगी भाई? 8 - 6 यानी 2। 2 kg से लेकर के 14 kg के बीच में ही है। तो पहला ऑप्शन 1 kg नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन 11 kg, बोला 14 और से 2 के बीच में लाइक कर रहा है, हो सकता है। तीसरा ऑप्शन 15 kg नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन 20 kg नहीं हो सकता है। बात समझ में आई? तो ऐसे प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं आपसे। इसमें आपको एलिमिनेट करना है, इसमें आपको एलिमिनेट करना है। इज इट क्लियर? तो आपने देखा, आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड उस फोर्स का दोनों का एडिशन हो सकता है और मिनिमम उनका सब्सट्रैक्शन हो सकता है। इतना कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने आप दिमाग रखो ट्रिक कि जब भी दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम दोनों का एडिशन और मिनिमम दोनों का सब्सट्रैक्शन। इज इट क्लियर? तो भैया यहां पे अगर ऐड करेंगे तो 14, तो 14 से ऊपर तो हो ही नहीं सकता, तो ये दोनों तो ऐसे डिस्कार्ड हो गए। और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, तो 2 से कम तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए एक ही ऑप्शन बचता है हमारा 11 kg, यानी ऑप्शन बी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में भी, आपके जेईई के एग्जाम में भी या नीट के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। कह रहा है ब्लाइंड पर्सन वॉकिंग ईच 10 स्टेप इन वन डायरेक्शन। एक अंधा इंसान है, 10 स्टेप एक डायरेक्शन में चलता है, 10 स्टेप एक डायरेक्शन में चलता है। ईच ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर, उसका हर एक स्टेप जो है फिक्स्ड है, मतलब छोटा छोटा स्टेप ले रहा है, 80 सेंटीमीटर का स्टेप ले रहा है, बेबी स्टेप ले रहा है। राइट? ओके, ये नहीं कि कभी बड़ा ले लिया कभी छोटा स्टेप ले लिया, नहीं। ईच स्टेप इज ऑफ 80 सेंटीमीटर। और कर क्या रहा है? टर्न्स रैंडमली टू लेफ्ट और राइट एट राइट 90 डिग्री। क्या कह रहा है? कह रहा है ये ब्लाइंड पर्सन वॉकिंग 10 स्टेप्स, 10 स्टेप चलता है और रैंडमली या तो लेफ्ट या तो राइट, मतलब सीधा चल रहा है, या तो लेफ्ट ले लेता है या राइट ले लेता है, एग्जैक्टली 90 डिग्री पे, एग्जैक्टली 90 डिग्री पे। आफ्टर वॉकिंग अ टोटल 60 स्टेप्स, 40 स्टेप वो ब्लाइंड पर्सन वॉक करता है। तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट फॉर हिज स्टार्टिंग पोजीशन टू लास्ट पोजीशन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितना हो सकता है। जरा ध्यान से समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकली समझना होगा। अगर लॉजिकली नहीं समझोगे तो चीजें आपके पकड़ में नहीं आएंगी। जरा सोचो, सीधा सीधा एक बार फिर से क्वेश्चन। 10 स्टेप लेता है वो। अब इसके पास दो ऑप्शन है, यहां से मान लो चलना शुरू किया, 10 स्टेप ले लिया। अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये इधर चले 10 स्टेप या इधर चले। दो ऑप्शन है, या तो इधर चले, लेफ्ट चले, या राइट चले। फिर सपोज करो, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग मान लेते हैं कि ये लेफ्ट चला, तो लेफ्ट में चला, यहां पे पहुंच गया। अब यहां पे फिर से इसके पास दो ऑप्शन है, लेफ्ट चले या राइट चले।
अब जरा सोचो, लेकिन ध्यान से, हमें मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर फर्स्ट स्टेप में ये ऐसा चल के लेफ्ट चला है, तो सेकेंड स्टेप में ये अगर फिर से लेफ्ट चलेगा ना, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिड्यूस हो जाएगा, मैक्सिमम नहीं मिलेगा। टू गेट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, हमारा जो पहला स्टेप अगर सीधा चलने के बाद 10 स्टेप के बाद लेफ्ट लिया है, तो अगला बार फिर क्या लेगा, राइट लेगा, फिर क्या लेगा, लेफ्ट लेगा। गेटिंग द पॉइंट? टू गेट द मैक्सिमम एक ही पैटर्न फॉलो करेगा, यह समझना जरूरी है। टू गेट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अ पर्सन हैज टू फॉलो द सेम पैटर्न, राइट? ये नहीं कि यहां से तो चला, लेफ्ट ले लिया, फिर से लेफ्ट ले लिया, अगर फिर से लेफ्ट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम नहीं मिलेगा। तो टू गेट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अगर ये सीधा चलने के बाद लेफ्ट लिया है, तो अगला क्या लेगा, राइट लेगा, फिर अगला क्या लेगा, फिर लेफ्ट लेगा, यानी लेफ्ट राइट होता रहेगा, तभी जाकर के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अब जरा समझो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, कैसे सॉल्व करना है, क्या ट्रिक लगाना है, ये समझने की कोशिश करना। समझना, सोचना ये कि आपका जो पर्सन है वो ऑरिजिन से मूव करना शुरू किया है यानी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव करता है, और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कितना मूव करता है, 10 स्टेप। 10 स्टेप मूव करने के बाद चलो हम मान के चल रहे हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन में बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे क्या हो गया, लेफ्ट शिफ्ट कर गया, यानी कौन सा डायरेक्शन, वाई एक्सिस के ऊपर शिफ्ट कर गया। 10 स्टेप फिर से वाई एक्सिस पे चला, फिर से 10 स्टेप पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, फिर से 10 स्टेप पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। समझ में आ रहा है? अब जरा याद करो, हमने आपको सिखाया है कि एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, और वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे कैप होता है। तो अगर हम कहें कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो क्या कहोगे, 10 स्टेप इंटू आई कैप, ये वाला 10 स्टेप इंटू जे कैप, ये वाला 10 स्टेप इंटू आई कैप, ये वाला 10 स्टेप इंटू जे कैप। बात समझ में आ रही है? इस डिस्प्लेसमेंट की भी वेक्टर के बारे में, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर ये मूवमेंट कर रहा है 10 स्टेप, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 10 आई कैप, इस वाले में 10 जे कैप, इस वाले में 10 आई कैप, इस वाले में 10 जे कैप, यानी वर्टिकली वाले में 10 जे कैप और हॉरिजॉन्टल वाले में 10 आई कैप। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? टू गेट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट समझ में आया? ओके। अब जरा इसका रिजल्टेंट मतलब यहां से यही वाला, यही निकालना है हमको। ये कैसे निकलेगा, तो बड़ा आसान है, जरा ध्यान से सोचो। एक ही पॉइंट पे वेक्टर को कंसीडर करो, ये हमारे डायरेक्शन में, ये वाला इसी डायरेक्शन में, दोनों को एक ही पॉइंट पे कंसीडर करोगे तो क्या हुआ, सेम डायरेक्शन ऐड हो जाएगा, यानी हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलने वाला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट 10 आई कैप प्लस 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 10 जे कैप, इतना ही हो रहा है। 10 स्टेप चले हो आई कैप वाले डायरेक्शन में, फिर 10 स्टेप और, तो 20 हो गया, 10 प्लस 10, वर्टिकली में 10 प्लस 10। इज इट क्लियर? अब ये कितना आ गया भाई, यहां आ गया 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप। अब ये ध्यान रखो, हमने स्टेप कितने का है, 80 सेंटीमीटर का, इसको यहाँ पे कैलकुलेट इंक्लूड नहीं किया है, अभी स्टेप के फॉर्म में निकाल रहे हैं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा भाई, रिजल्टेंट निकालना है टोटल डिस्प्लेसमेंट का स्टेप के फॉर्म में, तो कैसे निकालेंगे, 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, कितना हो गया, 20 का स्क्वायर करोगे 400 प्लस 400, यानी अंडर रूट 800 आ गया। अंडर रूट 800 करोगे कितना आ जाएगा बेटा, 800 मतलब 400 का, 800 का किया तो 400 का 20 गुना 20, 20 रूट 2, 20 रूट 2, 2 20 20 400 दूना 8, ठीक है, 20 रूट 2 आ गया। लेकिन ये 20 रूट क्या आया है, स्टेप्स आए हैं बेटा, ध्यान रखना, गलती से आप ये नहीं समझ लेना कि ये वैल्यू आ गई, ये इतने स्टेप्स आए हैं रिजल्टेंट का, ये इतना स्टेप हकीकत में डिस्प्लेसमेंट के बराबर निकला, लेकिन हर स्टेप कितने का है, 80 सेंटीमीटर का है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है कितना निकल गया, 20 रूट 2 गुना 80 सेंटीमीटर। चलो 8 दूना 16, 100 00 रूट 2 सेंटीमीटर,
ठीक है जी, मीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, तो 100 से डिवाइड कर दोगे, 1600 डिवाइडेड बाई 100 रूट 2 मीटर, डबल जीरो कैंसिल, 60 रूट 2 मीटर, 60 रूट 2, 16 रूट 2 मीटर, 16 रूट 2 मीटर, यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। इज इट क्लियर, बात समझ में आई। कम टू द नेक्स्ट, अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला सर अगर मैं मान लो यहां से राइट लेफ्ट नहीं मूव करता, राइट मूव करता, तो कर सकते थे बिल्कुल सेम पैटर्न में, राइट मूव करते फिर लेफ्ट फिर राइट, ऐसा ही सेम आंसर आता। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट। अगला, टू फोर्सेस F1 एंड F2 आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी। एक किसी चीज के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, F1 और F2। वन फोर्स इज डबल दैट ऑफ द अनदर, यानी हमारे पास दो फोर्स हैं, एक फोर्स F1 है और दूसरा फोर्स F2 है, ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं। कह रहा है कि वन फोर्स इज डबल ऑफ अनदर, एक जो फोर्स है दूसरे का डबल है। मान लेते हैं कि F1 जो है ये 2F2 है, ये गिवन है, गिवन है। कह रहा है कि एक जो कोई फोर्स है दूसरे का डबल है, वन फोर्स इज डबल दैट ऑफ द अनदर फोर्स एंड द रिजल्टेंट इज द ग्रेटर। ये दोनों फोर्स किस पे लग रहे हैं, F1 और F2 एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं। कह रहा है कि दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है ना, रिजल्टेंट फोर्स जो है F1 और F2 का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इक्वल टू द ग्रेटर फोर्स का, यानी कह सकते हो, कह रहा है कि F1 प्लस F2 इज इक्वल टू, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड, F1 और F2 का जो मैग्नीट्यूड है, जो रिजल्टेंट निकलेगा वो किसके बराबर होगा, ग्रेटेस्ट फोर्स। ग्रेटेस्ट फोर्स किसको माना हमने, F1 को माना है, तो F1 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। फिर से समझो, दो फोर्स लग रहे हैं एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक फोर्स दूसरे का डबल है, तो हमने मान लिया कि F1 जो है F2 का डबल है मैग्नीट्यूड में। ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ट्वाइस ऑफ द मैग्नीट्यूड। ठीक है जी। अब कह रहा है कि दोनों फोर्स जो लग रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, उनका जो रिजल्टेंट मिलेगा, वो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बड़े वाले फोर्स के बराबर है, राइट। तो कह रहा है कि देन एंगल बिटवीन द टू फोर्स क्या होगा, एंगल बिटवीन द टू फोर्स क्या होगा। चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जरा याद करो। रिजल्टेंट इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू पढ़ा है, रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 F2 इंटू कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। याद आ रहा है ना। रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स इज इक्वल टू, जैसे मान लो दो वेक्टर ए और बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये क्या होता है, अंडर रूट रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड के बराबर क्या होता है। तो भैया यही लिख लिया हम लोगों ने। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर, ये सब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, ध्यान रखना, ये सब मैग्नीट्यूड है, सब मैग्नीट्यूड है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो किसके बराबर है, वो बड़े वाले वेक्टर के बराबर है। रिजल्टेंट यानी F1 और F2 जो ऐड करने पे मिला है वो किसके बराबर है, बड़े वाले फोर्स के बराबर, यानी F1 के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो F1 का स्क्वायर बराबर, अब यहां पे F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अब सबको एक ही टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जरा सोचो, F1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2F2 लिख सकते हैं बेटा, 2F2, तो 2F2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, F1 को क्या लिख सकते हैं, 2F2 का होल स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2, F1 को क्या लिख सकते हैं, 2F2 इंटू F2 cos थीटा। ये बात समझ में आ रही है, ओके। तो अब 2F2 का स्क्वायर और 2F2 का स्क्वायर दोनों साइड से जरा देखो, कट जाएगा ये,
कट जाएगा सर। तो ये क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू F2 का स्क्वायर प्लस 2 दूना 4, 4 F2 का स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब F2 को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा भाई, 4 F2 स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस F2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब 4 को इधर, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस F2 का स्क्वायर, माइनस F2 का स्क्वायर अपॉन 4 F2 का स्क्वायर। अब जरा देखो, ये 4 F2 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर कैंसिल, माइनस 1/4। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू आ रहा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/4। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, कॉस इनवर्स 1/4, कॉस इनवर्स 1/4। कौन सा आंसर, cos inverse 1/4, C is the correct answer, C is the correct answer, cos inverse 1/4। Is it clear? क्वेश्चन समझ में आया? फिर से दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं, कह रहा है कि दो फोर्स लग रहे हैं एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर, दो फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं, कह रहा है कि उनका रिजल्टेंट जो है उन दोनों फोर्स में से जो बड़ा वाला फोर्स है उसके बराबर है। और दोनों फोर्स में रिलेशन क्या है, एक फोर्स जो है दूसरे फोर्स का डबल है। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि हमारा F1 जो है F2 का डबल है, यानी F1 इज इक्वल टू 2F2, ये मान लिया। अब हम जानते हैं कि रिजल्टेंट बराबर होता क्या है, पहले वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरा वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम का अंडर रूट। तो यही लगा लिया, सॉल्व किया, सॉल्व करके हमने थीटा की वैल्यू निकाली। फॉर्मूला बेस्ड है, ध्यान रख लेना, राइट। कम टू द नेक्स्ट, अगला वाला क्या रहा, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए बी सी 6, 8 एंड 10 यूनिट्स, तीन वेक्टर दिए हुए हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड दे रखा हुआ 6, 8 और 10 यूनिट रिस्पेक्टिवली। कह रहा है इफ ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी है, वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या है, वेक्टर सी के। तो हमने डायग्राम बना लिया, देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, ये बना लिया हम लोगों ने, सर बन गया, ओके। कह रहा है देन द एंगल बिटवीन ए एंड सी, वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच में एंगल, मान लो यही एक्स है, तो यही पूछ रहा है कि इनके बीच का एंगल बताइए क्या होगा, कैसे निकाला जाए, बड़ा थोड़ा सा सोचो। तो जरिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या किया जाए, सबसे पहले हम जानते हैं सर कि सबसे पहले कह रहा है, क्या कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी है ना, वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर बी प्लस इज इक्वल टू क्या है, वेक्टर सी है। तो लगाते हैं इसी को फॉर्मूला को, तो सी, तो रिजल्टेंट है हमारा सी, तो वेक्टर सी का स्क्वायर का मैग्नीट्यूड बराबर क्या होगा, अंडर रूट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ द थीटा। थीटा क्या है बेटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी, राइट। चलिए, तो अब ए स्क्वायर, ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है हमारा 6, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 कॉस थीटा। सी कितना दिया हुआ है, 10 स्क्वायर, तो 100 इज इक्वल टू अंडर रूट 6 का स्क्वायर करोगे 36, 64, 6 दूना 12, 12, 6 दूना 12, 12 50 बचे 54 84 12 96, 96 कॉस थीटा। तो 100 इज इक्वल टू अंडर रूट 100 प्लस 96 कॉस थीटा, राइट। सॉरी, यहां पे स्क्वायर कर दिया बेटा, तो स्क्वायर कर दिया तो ये हट जाएगा, स्क्वायर कर दिया है तो ये हट जाएगा। समझ में आ रहा है बात, हमने यहाँ पे सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिया, अगर स्क्वायर नहीं करते तो रहता, तो ये 100 को इधर लाओ
तो ये क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 96 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0/96, दैट मीन्स 0। तो थीटा जरा बताओ कितने पे, कॉस के कितने पे थीटा 0 होता है, तो कॉस 90 0 हमारा होता है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2। थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया π/2। तो ये जो एंगल है थीटा ये कितने का है π/2 का। इसका मतलब ये कैसा बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। आप जरा सोचो, राइट एंगल ट्रायंगल में वेक्टर ए कितना है, वेक्टर ए है हमारा 6, वेक्टर बी कितना है 8 और वेक्टर सी कितना है 10, यही दिया हुआ है। तो कह रहा है कि बता दो भैया ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा। तो कैसे निकालोगे, अच्छा किसके फॉर्म में, चलो tan के फॉर्म में देख लेते हैं। tan के फॉर्म में दिया हुआ है, दोनों के फॉर्म में देख लेते हैं। tan के फॉर्म में निकलता है, cos के फॉर्म में निकलता है। चलो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग tan x इज इक्वल टू, tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर tan x परपेंडिकुलर अपन बेस, x के लिए परपेंडिकुलर 8 और बेस 6, यानी tan x इज इक्वल टू, कटा दो, कितना कट के आ रहा है 6 से कटाओगे, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 4/3 कटाओ, 3 से पॉइंट करो, 3 एकम 1, 3 1 1 3, 1 बच गया पॉइंट, 3 3 9। tan x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, tan x इज इक्वल टू 1.3 अप्रोक्स, तो x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.3। तो ये वाला तो नहीं आ रहा है, ये तो नहीं है, tan वाले फॉर्म में नहीं है। अब जरा cos वाले फॉर्म में करके देखें, जरा cos वाले फॉर्म में करके देखो, क्योंकि मल्टीपल चॉइस, आप अगर आंसर लिखना होता तो tan के फॉर्म में लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस में से सेलेक्ट करना है, तो जो सिलेक्शन है वही निकालना होगा। cos के लिए निकाल लो, cos x कितना हो जाएगा बेटा, cos x इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है इस x के लिए 6 और हाइपोटेनस कितना है c यानी 10 यानी 0.6। तो cos x इज इक्वल टू 0.6, तो x इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.6, cos इनवर्स 0.6, यानी B is the correct answer of this question. Is it clear? Come to the next. अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसे। ये पार्टिकल मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है जिसका रेडियस r है, यानी यही एक सर्कल मान लिया है, तो इस सर्कल के ऊपर एक ये जो पार्टिकल है यहां से मूव करना शुरू किया, ए से मूव करना शुरू किया विथ ए कांस्टेंट स्पीड v। मूवमेंट जो हो रहा है सर्कुलर पाथ के ऊपर ऑब्जेक्ट का, वो कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है, उसका स्पीड कांस्टेंट है। क्या स्पीड है v। द चेंज इन वेलोसिटी मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जब पहुंचता है तो उसके वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है यही पूछ रहा है, जबकि एंगल ए ओ बी बता रहा है कि 40 डिग्री। तो भैया ए से मूव करके बी पे पहुंचा हुआ है, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वही एंगल है ए ओ बी, और ये एंगल कितना दे रखा हुआ है 40 डिग्री का। तो कह रहा है कि बताओ कि ए से बी पे जब हमारा पार्टिकल पहुंचा है तो उसके वेलोसिटी में कितना चेंज आया, व्हाट विल बी द चेंज इन वेलोसिटी। अब भाई चेंज इन वेलोसिटी निकाले कैसे, फिर से वही वेक्टर के फॉर्म में चीजों को तोड़ने की बात जरा देखो। जब भी हम लोग सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, ध्यान ये रखना कि सर्कुलर मोशन के ऊपर, सर्कल के ऊपर अगर कोई चीज मूव कर रहा है तो सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो हकीकत में टेंजेंट एट दैट पॉइंट होगा। यह बात केवल ध्यान रखने वाली है कि वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पीड। स्पीड कांस्टेंट है, 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे। तो ए पॉइंट के ऊपर स्पीड तो 40 मीटर पर सेकंड है, लेकिन वेलोसिटी
तो वेलोसिटी के बारे में क्या बताया कि किसी भी पॉइंट के ऊपर सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी क्या होता है, टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है। टेंजेंट का मतलब उस पॉइंट के ऊपर रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल, इसी डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी। तो इसका मतलब जरा सोचो, इसको हम लोग अगर वाई डायरेक्शन मान लेते हैं तो हमारा वेलोसिटी तो v है। वेलोसिटी क्या है, v है। तो वेलोसिटी v है तो वाई डायरेक्शन में सॉरी स्पीड v है यानी इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ दैट इज v। तो v तो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, यानी vj लिख सकते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन में वाई एक्सिस के ऊपर हमारा यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप होता है। तो हमने v इंटू जे कैप कर दिया, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है हमारा v जे कैप। बात समझ में आई? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। कह रहा है सर्कुलर पाथ पे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, किसी एक पॉइंट से चलना शुरू किया है, वो सर्कल का रेडियस r है और कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है। तो भाई जब इस पॉइंट पे हम कंसीडर कर रहे हैं तो हमने आपको क्या समझाने की कोशिश करी कि सर्कुलर पाथ के ऊपर जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो किसी भी पॉइंट के ऊपर उस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को अगर फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, टेंजेंट एट दैट पॉइंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट का मतलब उस पॉइंट के ऊपर जो रेडियस है उसके साथ 90 डिग्री का एंगल। इज इट क्लियर? तो चलिए, हमने माना कि अभी हमारा रेडियस है क्या, एक्स एक्सिस, तो टेंजेंट जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, वाई एक्सिस। स्पीड क्या है, v, तो वाई डायरेक्शन में जो स्पीड का हमारा पार्ट बनेगा वो क्या बनने वाला है, वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v जे कैप। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसका मूवमेंट हो, मूव करके बी पॉइंट पे पहुंच गया। अब बी पॉइंट पे पहुंच गया है तो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। बी पॉइंट पे अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट, तो ये टेंजेंट जो है यही डायरेक्शन होगा, और ये भी क्या रहेगा, v रहेगा, क्योंकि हमारा स्पीड क्या है, हमेशा कांस्टेंट है, तो ये v है। तो अगर ये v है बेटा, जरा ध्यान से समझना कि अगर ये v है तो इसका y डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, y डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा और x डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा। मतलब ये कि b पॉइंट पे पहुंचकर हमारा जो वेलोसिटी है उसको हमें x और y कंपोनेंट में ब्रेक करना है, यानी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक करना है। तो जरा ध्यान से समझो, यहां पे इस b पॉइंट पे मैंने y एक्सिस बना दिया और x एक्सिस बना दिया, ये भी x एक्सिस था, ये भी x एक्सिस है, तो यानी पैरेलल हो गए। अब पैरेलल हो गए तो ये एंगल 40 डिग्री था तो ये भी एंगल 40 डिग्री होगा कि नहीं। याद करो कि जब दो लाइनें पैरेलल होती है और कोई तीसरी रेखा उसको क्या करती है, कट करती है, तो क्या होता है, ये आमने सामने के जो कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल 40 तो ये वाला एंगल भी 40। इज इट क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? ओके, बड़ी खुशी की बात। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो जरा आगे समझते हैं। ये जो 40 डिग्री एंगल है, अब जरा ध्यान से समझना, ये जो हमारा है टेंजेंट है इस पॉइंट के ऊपर और ये रेडियस है, तो इसका मतलब ये वाला पूरा एंगल कितना बनने वाला है, सॉरी ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये पूरा एंगल कितना बनने वाला है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री, क्योंकि यही सिखाया कि रेडियस के साथ हमारा किसी भी पॉइंट के ऊपर सर्कल क्या बनाता है, 90 डिग्री का, टेंजेंट क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल। तो अगर ये वाला 40 है तो ये वाला कितना बन जाएगा, 50 बनेगा, तभी तो 90 होगा। इज इट क्लियर? एंगल ये पता लग गया। अगर ये एंगल पता लग गया तो अब जरा सोचो, ये वाला एंगल एक्स, ये वाला डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यानी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 40 डिग्री का हो जाएगा। यानी ये तीनों एंगल समझ में आया क्या? अगर ये तीनों एंगल समझ में आ गया तो अब बात करते हैं। चलिए, अब इस वाले वेलोसिटी को हम ब्रेक करते हैं। किधर किधर ब्रेक करते हैं, वाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में जरा सोचो, ये एंगल 40 डिग्री है तो वाई डायरेक्शन में क्या ब्रेक होगा, वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या ब्रेक होगा, ये v है तो ये क्या हो जाएगा, v cos 40।
और एक्स डायरेक्शन में ध्यान ध्यान से सोचना, ये निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स है, तो माइनस वी साइन 40। ये दोनों चीजें समझ में आई क्या? फिर से बी पॉइंट के ऊपर हमारा वेलोसिटी टेंजेंट है, बी पॉइंट के ऊपर, इसका y कंपोनेंट क्या हुआ? चूंकि ये वाला एंगल 40 कैसे निकला हम लोगों से, ये एंगल 40 था तो ये एंगल भी 40 हो गया पैरेलल होने की वजह से। अब चूंकि ये टेंजेंट है तो ये पूरा 90 डिग्री बना रहा है, तो ये 40 है तो ये 50 हो गया। अब चूंकि ये जो 50 हो गया तो ध्यान से सोचो, ये y कंपोनेंट इसके साथ क्या बनाने वाला है? बोला सर 90 डिग्री का एंगल, तो ये क्या हो गया 40 डिग्री। तो अगर ये 40 है तो इसका ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? v cos थीटा, यानी v cos 40, और इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर में v sin थीटा यानी v sin 40। लेकिन चूंकि ये x का नेगेटिव डायरेक्शन है इसलिए माइनस v sin 40, राइट। तो इसका मतलब है कि अब जरा सोचो, सोचो क्या निकालना है हमें? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बराबर कैसे निकलेगा? v2 माइनस v1 करके, यानी b पॉइंट पे, या कह लो vb माइनस va करके। तो vb क्या है हमारे पास? b पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है? v है। तो v को कैसे तोड़ा हमने? v को तोड़ा है हमने v j कैप माइनस v साइन 40, सॉरी v40 गलत कर रहे हैं, ये बी पॉइंट पे ये वाला को ले लिया। y डायरेक्शन में क्या है? v cos 40 j कैप, और इस डायरेक्शन में माइनस v साइन 40 i कैप। ठीक है, माइनस करना है ए पॉइंट वाला वेलोसिटी, तो ए पॉइंट पे क्या था? v j कैप, तो माइनस v j कैप। ठीक है, अब इनको करो, जे कैप वाला को एक साथ रख लो, तो ये है और ये है, इनको एक साथ रख लो, तो ये क्या बन गया? v cos 40 माइनस v cos 40 माइनस v j कैप माइनस v साइन 40 i कैप, यही हो गया। चलिए बड़ी अच्छी की बात है। अब क्या कह रहा है कि कह रहा है कि यही तो निकालना है, इसी को निकालना है। तो अब जरा निकालो इसे, क्या करने वाले हो भाई? चेंज इन वेलोसिटी। अभी ये देखो, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है हमें, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वी माइनस वी ए कैसे निकलेगा? अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोगों को क्या लिखना होगा? आई कैप यानी v साइन 40 का स्क्वायर प्लस v cos 40 माइनस v का स्क्वायर। ठीक है, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट। सॉल्व करो, पूरे में से जरा ध्यान से देखो, इसमें भी v है, इसमें भी v है, इसमें भी v है, v को पूरा कॉमन निकाल लो। तो v कॉमन निकालोगे तो इसमें से v स्क्वायर क्या बाहर निकल जाएगा? v बाहर निकल जाएगा। तो v बाहर निकल गया तो क्या बच गया यहाँ पे? यहाँ बच गया साइन स्क्वायर 40 प्लस v बाहर निकल गया दोनों से, तो cos 40 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं, आगे जगह बनाते हैं इसके लिए। अब क्या है? v अंडर रूट साइन स्क्वायर 40, अब इसको जरा तोड़ो, साइन स्क्वायर 40 इसको तोड़ोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो प्लस कॉस स्क्वायर 40 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस 40। ठीक है जी, ओके। v अंडर रूट साइन स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 40, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 होता है, तो 1, और ये पहले से 1 प्लस 1
माइनस 2 कॉस 40। तो कितना हो गया बेटा, v अंडर रूट 2 माइनस 2 कॉस 40। 2 को बाहर निकाल लें तो v इंटू अंडर रूट 2, अंदर में क्या बच गया 1 माइनस कॉस 40। अब हमें लाना किस में है, कॉस 20 के फॉर्म में। डबल एंगल फॉर्मूला लगाओ, इधर मिटाऊं, चलो इधर मिटाता हूं। डबल एंगल फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है डबल एंगल फॉर्मूला, जरा बताना ध्यान से, याद आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री कराया है हमने आपको। चलिए, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद आ रहा है कुछ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। वन माइनस कॉस 2 थीटा। चलिए, तो इसको इधर ले आते हैं, क्या करें, ये आ गया कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, तो इसको अगर इधर ले आते हैं तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा। जरा ध्यान से देखो, हम लोग क्या चाहते हैं, 1 माइनस कॉस 40 चाहते हैं, तो हम लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन स्क्वायर 20 लिख सकते हैं। जरा ध्यान से देखो, 1 माइनस कॉस 2 इंटू 20 क्या हुआ, 1 माइनस कॉस 40 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 20। तो बस इसी को यहां पे पुट कर दो, क्या आ गया बेटा, जरा ध्यान से देखो। चलो और मिटा देते हैं इधर नीचे वाली चीजें, आगे चलते हैं हम लोग। अब ये जो वैल्यू निकला है यहां पे पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, हमारे पास आ गया v रूट 2, अब 1 अंडर रूट 1 माइनस कॉस 40 इक्वल टू क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर 20। अब ये इसको रूट 2 को बाहर निकाल लें तो v इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 और साइन स्क्वायर का अगर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 20। रूट 2 इंटू रूट 2 क्या आ गया 2 इंटू वी साइन 20, यही आया 2 इंटू वी साइन 20, यानी डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से समझ लो, राइट। अच्छा, इसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से समझना। एक्चुअली यहां पे तो हमने सारा का सारा आपको कैलकुलेशन करके बताया है किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, लेकिन आप इसको शॉर्टकट मेथड से कर सकते हो। क्या ट्रिक याद रखना है, कह रहा है कि सेम मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर का अगर सम निकालना है ना, दो वेक्टर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, दो वेक्टर्स हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है, अगर उनका सम निकालना है तो बस याद रखना कि 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर कॉस ऑफ द थीटा बाई 2, जहां पे थीटा क्या है एंगल बिटवीन देम, और डिफरेंस निकालना है तो 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2, डिफरेंस साइन थीटा बाई 2, सम कॉस थीटा बाई 2। ये आप अगर ध्यान में रखते हो तो इस तरह का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप बहुत ही फास्ट तरीके से कर सकते हो। लेकिन जो जेई नीट वाले बच्चे हैं उनके लिए भी इतना फास्ट करने की जरूरत नहीं। अभी प्रोसीड करें इस स्टेप से कि कैसे हो रहा है। यही चीज हुआ था, कह रहा है कि भाई हमारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर है यानी स्पीड सेम है, ए पे भी स्पीड सेम v, बी पे भी स्पीड सेम v, यानी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। कह रहा है कि बताओ दोनों के बीच में जो चेंज हुआ है यानी डिफरेंस है, डिफरेंस निकाल के बताओ। तो डिफरेंस निकालने के लिए हमने ट्रिक क्या बताया, डिफरेंस के लिए निकालने के लिए 2a sin थीटा बाई 2, बस दोनों के बीच का एंगल निकालना है, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है। तो भैया ये वाला वेक्टर भी यहां पे और ये वाला वेक्टर यहां पे, तो इनके बीच का यही एंगल तो निकालना है, तो बस ये एंगल निकाल दोगे तो काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट, अगले पे आते हैं। कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगला प्रॉब्लम कह रहा है टू कांस्टेंट फोर्सेस F1 इज इक्वल टू दिस एंड F2 इज इक्वल टू दिस एक्ट ऑन ए बॉडी, यानी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं F1 और F2, दिया हुआ है IJK के फॉर्म में।
डिस्प्लेस हो जा रहा है, जब फोर्स लग रहा है तो ये डिस्प्लेस हो जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? बोला सर R1 से R2 पे चला जा रहा है। R1 दिया हुआ वेक्टर के फॉर्म में, R2 भी दिया हुआ है। तो कह रहा है कि बताओ कि वर्क डन कितना हुआ। तो सबसे पहले तो टोटल फोर्स निकालना होगा, यानी F1 प्लस F2 निकालना होगा। F1 वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 कैसे ऐड करते हैं याद रहे? मैंने वेक्टर का एडिशन बताया था कि सिंपली I कंपोनेंट्स को ऐड कर दो, J कंपोनेंट्स को ऐड कर दो, K कंपोनेंट्स को ऐड कर दो, यानी F1 प्लस F2 क्या हो जाएगा? 2I प्लस I मतलब 3I कैप, माइनस 3J प्लस J, माइनस 3J प्लस J माइनस 2J कैप, प्लस 3K माइनस 2K, प्लस 3K माइनस 2K, तो प्लस 1K कैप। ये तो रिजल्टेंट फोर्स हो गया। और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? R2 माइनस R1 निकलेगा। ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन क्या है हमारा कहां से कहां मूव कर रहा है? हमारा मूव कर रहा है R1 से R2, तो R2 माइनस R1 करना होगा। तो जब सब्ट्रैक्ट करते तभी भी वही I के कंपोनेंट्स सब्ट्रैक्ट करो, J के कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट करो, K के कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट करो। तो भैया हमारा R2 7I माइनस I, तो क्या बन गया? 6I कैप, 10J माइनस 2J, तो क्या बन गया? 8J कैप, और 5K कैप माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस 7K कैप। ये हमारा टोटल फोर्स है, ये हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट है। ये टोटल फोर्स है हमारा, और ये टोटल हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क डन क्या होता है बेटा? वर्क डन जल्दी से बताओ। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, डॉट प्रोडक्ट। याद करो, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क डन क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। तो डॉट प्रोडक्ट, तो भैया लिखो डॉट प्रोडक्ट क्या है हमारा? F कितना है? 3I कैप माइनस 2J कैप प्लस K कैप, डॉट D क्या है? 6I कैप प्लस 8J कैप प्लस 7K कैप। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? याद आ रहा है कुछ? डॉट प्रोडक्ट निकालने में I इंटू आई कॉस थीटा क्या हो जाता है? याद करो, I इंटू आई करोगे तो क्या हो जाएगा? I इंटू आई करोगे तो जल्दी बताओ, I इंटू आई, दोनों के बीच में एंगल 0, तो 1 आएगा। तो केवल और केवल सेम वाले कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो 3 इंटू 6 18, माइनस 2 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 8 माइनस 16, 1 इंटू 7 प्लस 7, कितना आ गया? 18 माइनस 6 2 प्लस 7 9 जूल आ गया हमारा इसका रिजल्ट, 9 जूल। यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट, अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द टू वेक्टर्स, दिया हुआ है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। पूछ रहा है कि बताओ कि ये जो दो वेक्टर्स हैं वो कैसे हैं? पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, एंटी पैरेलल हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है, मतलब एंगल बिटवीन देम। अगर हम एंगल बिटवीन देम पता कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। अब एंगल निकलेगा कैसे? तो एंगल याद करो, अगर हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालते थे तो क्या होता था? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, यही होता था। तो बस यही तो करना है, निकालते हैं। चलिए, तो भैया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट निकालो। क्या निकलने वाला है? 2 इंटू 7 7 दूना 14, 1 इंटू माइनस 5 माइनस 5, 3 इंटू माइनस 3 3 3 9 माइनस 9 इज इक्वल टू। अब ए कंपोनेंट वेक्टर ए का तो कैसे निकलेगा मैग्नीट्यूड? 2a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू बी का 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ द थीटा।
निकालो। 5 माइनस 9 14, जीरो हो गया बेटा ये। अब जीरो हो गया तो भैया कुछ भी रहे, ये कुछ भी आए, ये कुछ भी आए, ये तो जीरो हो नहीं रहा है, तो कॉस थीटा जीरो होगा। कॉस थीटा जीरो, तो कॉस थीटा जीरो, तो थीटा क्या हो जाएगा बेटा? π/2। इसका मतलब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। और 90 डिग्री तो क्या हुआ? दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर हो गए। राइट? बात समझ में आई? तो जब भी दो वेक्टर्स के बारे में बात की जाएगी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। कम टू। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।